Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 25.4 सेकेंड फेज ऑफ द कोल्ड वॉर पोस्ट ट्रूमैन स्टालिन एरा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है शीत युद्ध का दूसरा चरण। अब हम लोग देखेंगे ट्रूमैन स्टालिन के बाद का युग क्या हुआ था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन द सेकेंड फेज टेंशंस ईज्ड कंसिडरेबली बट देयर वाज नो एंड टू द कोल्ड वॉर। द्वितीय चरण में तनाव काफी कम हो गया था, लेकिन शीत युद्ध का कोई अंत नहीं था। इन बोथ द कंट्रीज देयर वाज अ लीडरशिप चेंज एट द हाईएस्ट लेवल। दोनों देशों में सर्वोच्च नेतृत्व में परिवर्तन हुए थे। इन यूएसए प्रेसिडेंट ट्रूमैन's tenure came to an end in 1953 and in the Soviet Union Stalin died in 1953। अमेरिका में सन 1953 में ट्रूमैन के शासन का अंत हो गया और सन 1953 में ही सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु हो गई। स्टालिन was succeeded by Nikita Khrushchev, who retreated on many of the policies of Stalin। स्टालिन के बाद निकिता ख्रुश्चेव ने भागदौड़ संभाली, जिसने स्टालिन की अनेक नीतियों में बदलाव कर दिया। On the policy front, Khrushchev stood for the policy of relaxation of tension in Europe and admitted Soviet responsibility for some problems there। अब देखिए नीति के मोर्चे पर ख्रुश्चेव ने यूरोप में तनाव की नीति करने का पक्ष लिया और वहां की कुछ समस्याओं के लिए सोवियत संघ की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। On the other hand, the openly suppressed anti-Soviet leaders and ideas in Poland and Hungary and denounced as fascist the activities of liberals and Catholics who expressed Polish and Hungarian nationalism। दूसरी ओर उसने पोलैंड एवं हंगरी में सोवियत विरोधी नेताओं का सरेआम दमन किया और पोलैंड और हंगरी के राष्ट्रवाद की बात करने वाले उदारवादियों तथा कैथोलिक की गतिविधियों को फासीवादी कहकर उनकी निंदा की। आगे देखिए सोवियत लीडर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड also commented critically on racial conflicts in the USA, which they said were inevitable consequences of capitalist inequality। सोवियत संघ के नेताओं ने इस दौरान अमेरिका में चल रहे जातीय संघर्ष पर भी तीखी टिप्पणियां की, जिसे वे पूंजीवादी असमानता का परिणाम बताते थे। For its part, the USA and its clients tried to stir up anti-Soviet feelings in the East European countries। बदले में अमेरिका एवं उसके मित्र राष्ट्रों ने पूर्वी यूरोप देशों में सोवियत संघ विरोधी भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। The changes of leaders in the USSR and Khrushchev's denunciation of Stalinism inspired revolts in Poland and Hungary। सोवियत संघ में नेतृत्व परिवर्तन और ख्रुश्चेव द्वारा स्टालिनवाद की निंदा ने पोलैंड व हंगरी में विद्रोह को बढ़ावा दिया। In 1956, revolt broke out in Poznan city of Poland but was suppressed। सन 1956 में पोलैंड के पोजनान शहर में विद्रोह हो गया, लेकिन उसे दबा दिया गया। The Communist Party of Poland became divided into two factions, one Stalinist and the other owing allegiance of Gomulka। अब देखिए
पोलैंड का साम्यवादी दल दो धड़ों में बंट गया, जिनमें से एक स्टालिन के समर्थक थे तो दूसरे गोमुल्का के साथ थे। गोमुल्का faction succeeded, and the Communist Party of Poland decided to pursue a national road to socialism. गोमुल्का के समर्थकों को सफलता मिली और पोलैंड की साम्यवादी पार्टी ने समाजवाद की तरफ एक राष्ट्रीय मार्ग अपनाने का निर्णय ले लिया। This meant that Poland would have more control over its affair as long as it respected Soviet hegemony. For instance, in economic and military affairs throughout Eastern Europe. इसका अर्थ था कि जब तक पोलैंड पूरे पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के नेतृत्व का सम्मान करता रहेगा, तब तक वह अपने मामलों, उदाहरण के लिए अपने आर्थिक और सैनिक मामलों पर ज़्यादा नियंत्रण रख सकेगा। Thus, Poland became the second country after Yugoslavia to follow the path of nationalist communism, which most Soviet leaders accepted within limits. इस प्रकार युगोस्लाविया के बाद पोलैंड राष्ट्रीय साम्यवाद के रास्ते पर चलने वाला दूसरा देश बन गया, जिसे अधिकतर सोवियत नेताओं ने सीमाओं के भीतर स्वीकृति प्रदान की। In Hungary, people rose to revolt in 1956. सन 1956 में हंगरी में लोग बगावत में खड़े हो गए। The Soviet Union initially agreed to some reform, but when Hungarians demanded complete withdrawal of the Soviet troops and Hungary's withdrawal from the Warsaw Pact, which was set up by the Soviet Union in response to NATO, the Soviet leadership got annoyed with the new course. अब देखिए, प्रारंभ में सोवियत संघ कुछ सुधार लाने के लिए सहमत हुआ, लेकिन जब हंगरी ने सोवियत सेना की पूर्ण वापसी की मांग कर दी और वॉर्सो संधि, जिसे सोवियत संघ ने नाटो के जवाब में बनाया था, उससे पीछे हट गया, तब इस नए कदम से सोवियत संघ का नेतृत्व नाराज हो गया। The final declaration of Hungary's neutrality and withdrawal from the Warsaw Pact led to the execution of Emir Nagy, the then ruler of Hungary, and the attack on Hungary by the Soviet Union. हंगरी द्वारा अंततः स्वयं को निरपेक्ष घोषित करने तथा वॉर्सो संधि से अलग हो जाने के परिणाम स्वरूप हंगरी के तत्कालीन शासक इम्रे नागी को मृत्यु दंड दिया गया और सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया। Thus, the Soviet Union made it clear that it was not ready to accept a liberalized communist regime or a multi-party democracy in Poland. इस प्रकार सोवियत संघ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह पोलैंड में उदारीकृत साम्यवादी शासन अथवा बहुदलीय प्रजातंत्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। The US did not do much about it, as any action on its part would probably have led to direct confrontation between the Soviet Union and the USA. अमेरिका ने इस संबंध में कुछ नहीं किया, क्योंकि उसकी किसी कार्रवाई से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो जाती। आगे देखिए, After the Chinese Revolution, General Chiang Kai-shek led his followers across the Taiwan Strait and set up the Republic of China, which continued to represent China in the United Nations till 1971. चीनी क्रांति के बाद जनरल चियांग काई शेक अपने समर्थकों को ताइवान जलडमरू मध्य के पार ले गया और वहां चीनी गणराज्य की स्थापना की, जो सन 1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन (UN) में चीन का प्रतिनिधित्व करता रहा।
The American policy before 1950 was not to interfere in Taiwan in the event of attack by the Communist China People's Republic of China. But after the Korean War in 1950, the US policy changed, and after 1953, US President Eisenhower agreed to massive American rearmament of Taiwan. अब देखिए आगे क्या हुआ। सन 1950 से पहले अमेरिका की नीति यह थी कि साम्यवादी चीन, चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा ताइवान पर आक्रमण करने की स्थिति में वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन सन 1950 में कोरिया युद्ध के बाद अमेरिका की नीति में बदलाव आया और सन 1953 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने ताइवान में भारी अमेरिकी सैन्य सशक्तिकरण की अनुमति दे दी। In 1954, the PRC China declared that Taiwan had to be liberated and accordingly started military operation. सन 1954 में चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चीन ने यह घोषणा कर दी कि ताइवान को स्वतंत्र कराया जाना है और सैन्य कार्रवाई प्रारंभ कर दी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। The US on its part threatened to use nuclear weapons and war between the PRC and the US seemed imminent. अमेरिका ने इस पर परमाणु हथियार प्रयोग करने की धमकी दे दी और चीन व अमेरिका के बीच युद्ध अवश्य भावी लगने लगा। ऐसे लगने लगा कि अब चाइना और अमेरिका के बीच युद्ध हो जाएगा। Communist China showed an inclination to back down, and the NATO states declared that would not support American use of nuclear weapons. साम्यवादी चीन ने इस मामले में थोड़ा पीछे हटने का रुख दिखाया और नाटो देशों ने यह घोषणा कर दी कि वे अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार का प्रयोग का समर्थन नहीं करेंगे। During this period, the PRC leaders believed that the advances made by the USSR in the development of long-range delivery systems for nuclear weapons, ICBMs, had tilted the European balance of power in favor of the Eastern Bloc. इस समय के दौरान चीनी लोकतांत्रिक राज्य के नेताओं का विश्वास था कि परमाणु हथियार को ले जाने वाली लंबी दूरी का सुपुर्दगी प्रणाली ICBM की दिशा में सोवियत संघ द्वारा की गई उन्नति ने यूरोपीय शक्ति संतुलन पूर्वी खेमे के पक्ष में कर दिया था। PRC leaders were not sure what USSR military resurgence would mean for them. Perhaps it would make the USA less likely to threaten the PRC. चीनी लोकतांत्रिक राज्यों के नेताओं को यह मालूम न था कि रूस के सैन्य पुनरुत्थान का उनके लिए क्या मतलब होगा। When the PRC bombarded Quemoy in 1957, it was the USSR that pressured the PRC to stop. Ultimately, direct Sino-USA war was avoided, but Chinese communist suspicion of the USA and USSR increased. शायद इससे अमेरिका द्वारा चीन को धमकाने की संभावना कम होगी। जब सन 1957 में चीन ने किमोत्र पर बम वर्षा की, तब रूस ने ही चीन पर रुकने का दबाव डाला था। अंततः चीन एवं रूस के बीच सीधा युद्ध होने से तो बच गया, लेकिन रूस एवं अमेरिका पर चीनी साम्यवादी संदेह और बढ़ गया। The Suez Canal was constructed in the mid-19th century by the British and the French. 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश एवं फ्रांस ने मिलकर
स्वेज नहर का निर्माण किया था। द स्वेज कैनाल कंपनी enjoyed the right to operate the canal and earn profits from a period of 99 years, commencing 1869. स्वेज नहर कंपनी के पास 1869 से लेकर 99 वर्ष की अवधि तक इस नहर का संचालन करने और उससे लाभ कमाने का अधिकार था। The Egyptian decision to nationalize the Suez Canal, that is, make it part of Egyptian national territory in 1956, led to a series of crises. सन 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के अर्थात उसे मिस्र का राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने के निर्णय ने संकट की एक श्रृंखला पैदा कर दी। France and Israel decided to initiate a concerted military campaign against Egypt. ब्रिटिश, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र के विरुद्ध सुनियोजित सैन्य कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया। अमेरिका वॉज अगेंस्ट द यूज ऑफ फोर्स। अमेरिका सैन्य शक्ति के प्रयोग के खिलाफ था। बट इजराइल अटैक्ड इजिप्ट इन कोल्यूजन विथ ब्रिटेन एंड फ्रांस। लेकिन इजराइल ने ब्रिटेन एवं फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। This forced the USA to condemn its own allies, and for the first time since the Cold War, the USA and the Soviet Union came together on this issue. अब देखिए, इससे अमेरिका को अपने ही मित्र राष्ट्रों की निंदा करने के लिए बाध्य होना पड़ा और शीत युद्ध प्रारंभ होने के बाद पहली बार अमेरिका और रूस इस विषय पर साथ हो गए। Britain and France had to accept a UN peacekeeping force for the canal. ब्रिटेन और फ्रांस को नहर के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना स्वीकार करनी पड़ी। The imperial decline of France, which had tried to remain independent of the USA security bloc, speeded up after the Suez crisis. Britain too was now generally recognized as being only a second-rate power and junior partner of the USA. अब देखिए, फ्रांस जिसने अभी तक अमेरिकी सुरक्षा खेमे से अलग रहने का प्रयास किया था, का शाही पतन स्वेज संकट के बाद तेजी से बढ़ने लगा। ब्रिटेन भी अब सामान्यतः एक दूसरे दर्जे की शक्ति और अमेरिका के एक कनिष्ठ पार्टनर मात्र के रूप में जाना जाने लगा था। आगे देखिए, इन क्यूबा फिडेल कैस्ट्रो came to power after many years of struggle in 1959. क्यूबा में अनेक वर्षों तक संघर्ष करने के बाद सन 1959 में फिदेल कास्त्रो सत्ता में आए। He brought Cuba closer to the Soviet Union within a few years. कुछ ही वर्षों में वहां क्यूबा को संयुक्त संघ के निकट ले आया गया। The USA cut off diplomatic relations with Cuba, refused to purchase Cuban sugar, and supported an invasion of Cuba in 1961 by anti-Castro Cubans who were living in exile in the USA. अमेरिका ने क्यूबा के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए, क्यूबाई चीनी खरीदने से इनकार कर दिया और अमेरिका में रह रहे कास्त्रो विरोधी क्यूबाइयों द्वारा सन 1961 में क्यूबा पर किए गए हमले का समर्थन किया। The exiles attempted a landing at the Bay of Pigs. अब देखिए, निर्वासित क्यूबाइयों ने पिग्स की खाड़ी में उतरने का प्रयास किया। The invasion turned out to be a complete failure as the exiles got no support from the people of Cuba. अब देखिए, यह
आक्रमण पूरी तरह से असफल रहा क्योंकि निर्वासितों को क्यूबा की जनता से कोई भी सहायता नहीं मिली। The Soviet Union then decided to install a nuclear bomber and ground to ground missiles in Cuba, some of them only 150 kilometers from the USA. सोवियत संघ ने तब क्यूबा में एक परमाणु बम वर्षक न्यूक्लियर बॉम्बर और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल तैनात करने का निर्णय लिया। इनमें से तो कुछ अमेरिका से मात्र 150 किलोमीटर दूरी पर ही तैनात थी। The Soviet Union also dispatched dozens of long-range missiles to Cuba. सोवियत संघ ने दर्जनों लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी क्यूबा भेज दी। Since 1949, the USA had to put bomber and missiles bases in Norway, Turkey, and other places directly adjacent to the USSR. अब देखिए, सन 1949 से अमेरिका के ने नॉर्वे से लगते अन्य स्थानों पर बम वर्षक और मिसाइल बेस बना लिया है। The USA in turn announced a blockade to Cuba. अमेरिका ने बदले में क्यूबा की नाकेबंदी करने की घोषणा कर दी। There was a strong possibility of war between the superpowers. दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध होने की प्रबल संभावना बन गई थी। Initially, the Soviet Union denounced the blockade but later agreed to withdraw the missiles on the conditions that the Americans would not invade Cuba and would remove their medium-range nuclear missiles from Turkey. अब देखिए, प्रारंभ में सोवियत संघ ने नाकाबंदी की निंदा की, लेकिन बाद में मिसाइलों को वापस लेने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गया कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा और टर्की से अपनी मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को हटा लेगा। The USA agreed to the first condition. They soon removed missiles from Turkey with the excuse that they were outdated. This was probably the closest the superpowers came to a nuclear war during the Cold War. अब देखिए आगे क्या हुआ। अमेरिका ने पहली शर्त मंजूर कर ली और फिर टर्की से अपनी मिसाइलें भी इसी बहाने से वापस हटा ली कि वे अब पुरानी हो चुकी हैं। यह संभवतः पहला अवसर था जब शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध होने के कागार तक पहुंच चुकी थी। आगे देखिए। The Soviet Union virtually gave an ultimatum to the Western powers demanding demilitarization of all of Berlin within 6 months. The USSR would remove its occupation troops if the other occupiers did the same. सोवियत संघ ने वास्तविक रूप से पश्चिमी शक्तियों को 6 महीने के अंदर बर्लिन का पुनः निःशस्त्रीकरण डीमिलिटराइजेशन करने का अल्टीमेटम दे दिया। ये कह दिया कि 6 महीने में आपको अपनी सेना वहां से हटानी होगी और कहा कि यदि अन्य देश भी ऐसा करते हैं तो वह भी अपनी सेना को वापस बुला लेगा। If agreement was not reached within 6 months, the Soviet was to transfer its occupation rights in Eastern Berlin to the German Democratic Republic, East Germany. यदि यह करार 6 महीने के भीतर पूरा नहीं किया जाता है तो सोवियत संघ पूरी बर्लिन में अपने अधिग्रहण अधिकार के जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य पूर्वी जर्मनी को देगा। When Soviet troops surrounded the city, the West Berliners and foreign occupiers were supplied by an air bridge. Eventually, Soviet leaders decided they could not easily force the Western powers out of Berlin, the city they had lost 3 lakh troops in occupying at the end of the Second World War.
The Berlin crisis was not so much diffused as one in favor of the Western occupational forces. अब देखिए आगे क्या हुआ। जब सोवियत संघ की सेना ने शहर को चारों ओर से घेर लिया, तब पश्चिमी बर्लिन वासी एवं विदेशी अधिग्रहणकर्ताओं को एक हवाई पुल उपलब्ध कराया गया। सोवियत नेताओं ने तुरंत ही महसूस किया कि वे पश्चिमी ताकतों को आसानी से बर्लिन से बाहर नहीं निकाल सकेंगे, जिसे अपने कब्जे में करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें 3 लाख सैनिकों की बलि चढ़ानी पड़ी थी। बर्लिन संकट में विजय पाना पश्चिमी ताकतों के लिए आसान नहीं था। The Soviet Union continued to be worried during the 1950s by the flight of many workers and professionals from East Germany to West Germany via Berlin. सन 1950 के दशक में बर्लिन के रास्ते से अनेक पेशेवर लोग जब पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर पलायन करने लगे तो सोवियत संघ की चिंता बढ़ गई। When they resumed pressure against the Western occupiers over the Berlin question, the latter changed some of the terms of occupation to prevent being drawn into a major conflict over Germany. जब उसने बर्लिन की स्थिति को लेकर पश्चिमी ताकतों पर दबाव बनाने शुरू किया तो उन्होंने अधिग्रहण की कुछ शर्तों में परिवर्तन कर दिया ताकि जर्मनी को लेकर किसी बड़े फसाद से बचा जा सके। Western Germany, the German Federal Republic, was being rearmed after 1955 and given effective control over most of the Western occupation zones, where the communists were outlawed for some time. आगे देखिए। सन 1955 के बाद पश्चिमी जर्मनी जर्मन संघीय गणतंत्र का पुनः सैन्यीकरण किया जा रहा था और उसे अधिकतर पश्चिमी अधिग्रहण क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण दे दिया गया, जहां कुछ समय के लिए साम्यवादियों को निर्वासित कर दिया गया। In 1961, the Soviet occupiers of East Berlin built a concrete wall to prevent East Germans from fleeing to the West German state. The Berlin Wall became a symbol of Cold War politics until Germans tore it down in 1989 to 90. सन 1961 में सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की ओर पलायन करने वालों को रोकने के लिए एक कंक्रीट की दीवार बना दी। यह बर्लिन की दीवार तब तक शीत युद्ध की राजनीतिक का प्रतीक बनी रही जब तक इसे सन 1989-1990 में जर्मन वासियों ने नहीं तोड़ दिया। During the second phase of the Cold War, there was a thaw between the two superpowers, but on certain occasions, as during the Cuban Missiles Crisis in 1962, the tension ran very high. The possibility of a nuclear war and its catastrophic effects was an important factor that forced the two superpowers to change their attitudes. In both the countries, there were pressures to reduce military expenditures. शीत युद्ध के दूसरे चरण में दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव कम होने लगा था, लेकिन कुछ अवसरों पर जैसे 1962 ईस्वी में क्यूबा को मिसाइल संकट में इन दोनों में तनाव काफ़ी बढ़ जाता था। परमाणु युद्ध की संभावना और उसके भयानक परिणाम दो ऐसे कारक थे जिन्होंने दोनों महाशक्तियों को अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों ही देशों में सेना का जो खर्च है वह कम करने पर दबाव बनाया गया। Some grounds for improved relationship between the two superpowers had already been made. In 1963, the Soviet Union, the USA, and Britain
had signed a nuclear test ban treaty and agreed to carry out their nuclear test underground only to avoid polluting the atmosphere any further. In the same year, a telephonic link, the so-called hotline, was introduced between Moscow and Washington to ensure swift consultations. दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जा चुके थे। सन 1963 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि अब परीक्षण जमीन के नीचे किए जाएंगे ताकि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। उसी वर्ष हॉटलाइन मॉस्को एवं वॉशिंगटन के बीच एक टेलीफोन सेवा प्रारंभ की गई ताकि तत्काल संपर्क स्थापित करना सुनिश्चित किया जा सके।